नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। बात आज की टॉप स्टोरी की करते हैं। दिल्ली के दंगल में हैदराबाद वाले भाईजान यानी कि भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन अवैसी की एंट्री हो चुकी है। एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन अवैसी एक दिन पहले दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पहुंचे। वही शाहीन बाग इलाका जहां सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर महाभारत छिड़ गई। महीनों तक यहां सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया था और अब उसी इलाके में अपनी पार्टी के उम्मीदवार शिफाउर रहमान के लिए वे प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान जमकर आग उगली। क्या कह रहे हैं असदुद्दीन अवैसी, हम आपको बताएंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर असदुद्दीन अवैसी ने दरअसल चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वक्फ पर कानून आया तो देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में ओवैसी ने रैली की और इसी दौरान यह बात कही। उन्होंने एक बार फिर से प्रदर्शन वाले दौर की बात कही। वक्फ पर कानून आया तो देश भर में प्रदर्शन होंगे। हालांकि वक्फ पर सरकार ने जो संशोधन बिल टेबल किया था उसे लेकर जेपीसी का गठन किया गया है और जेपीसी में चर्चाओं का दौर चल रहा है। लेकिन ओवैसी अपनी राजनीतिक रैलियों में वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार बातें कह रहे हैं और इस बार उन्होंने कहा है शाहीन बाग, वो शाहीन बाग जो अब नाम से ही प्रदर्शन का प्रतीक बन चुका है, उसी शाहीन बाग में जब असदुद्दीन अवैसी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वक्फ पर कानून आया तो देश भर में प्रदर्शन होंगे। अपने प्रत्याशी के लिए प्रदर्शन के लिए पहुंचे, वोट मांगने के लिए पहुंचे थे असदुद्दीन अवैसी शाहीन बाग के इलाके में और यहीं पर उन्होंने ये बड़ी बात कही है। क्या एक बार फिर से दिल्ली के शाहीन बाग को बंधक बनाने की बात कह रहे हैं असदुद्दीन अवैसी? क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ को सरबुलंद करो। और मोदी को हम कहना चाह रहे कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह। जालिमों का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ को सरबुलंद करो। और मोदी को हम कहना चाह रहे कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह। असदुद्दीन अवैसी ने अपने भाषण में क्या कहा उसका एक हिस्सा तो हमने आपको सुना दिया। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि असदुद्दीन अवैसी क्या कह रहे थे और इस डिटेल के साथ आप ये समझ पाएंगे कि उनके कहने का मतलब क्या है। वक्फ कानून बना तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, ये असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून बना तो भारत में प्रदर्शन होगा। जालिमों का साथ नहीं, मजलूमों का साथ दो, ये ओवैसी ने कहा। उन्होंने कहा कि इंसाफ का साथ दो, इंसाफ का सिर बुलंद करो। ये तमाम बड़ी बातें ऐसी लगती हैं मानो वो एक वर्ग को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शन की बात कही और ये शाहीन बाग का वो इलाका जहां पर सीए एनआरसी को लेकर महीनों तक सड़क बंधक रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक राज जुड़ गए। अभिषेक, असदुद्दीन अवैसी जिस भी चुनाव में एंट्री करते हैं कुछ ऐसा जरूर कहते हैं जिस पर बवाल होता है और इस बार वक्फ संशोधन बिल को लेकर उन्होंने जो बात कही उसमें वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश भर में प्रदर्शन होगा। उनका इशारा क्या है? देखिए, बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी जब भी चुनाव होता है तो इस तरीके से जो भड़काऊ बयान है वो देते हैं और कोशिश करते हैं कि वोटों को पोलराइज कर सकें। इस बार भी जो उन्होंने बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर वक्फ बिल देश में लागू होता है तो इसके खिलाफ विरोध होगा, प्रदर्शन होगा और उन्होंने साथ में ये भी गुहार की है कि मजलूमों का साथ दें। लेकिन सवाल ये है कि जो वक्फ बिल आ रहा है ये क्यों आ रहा है, किस संदर्भ में आ रहा है, ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। इसके साथ साथ अगर हम सीए एनआरसी के वक्त याद करें तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही माहौल बनाया गया था। सीए एनआरसी किसी की नागरिकता नहीं ले रही थी, लेकिन ये अफवाह उड़ाई गई थी कि इससे नागरिकता ली जाएगी और देश ने एक बड़ा प्रदर्शन झेला था उस वक्त। उसी तरीके से वक्फ बिल के खिलाफ भी कहीं ना कहीं ओवैसी और जिस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है उससे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो पूरा दिल्ली का चुनाव है उसको वक्फ के एंगल पे खेलने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि उन्होंने साफ कर दिया था कि भाई अगर वक्फ एक्ट लागू होता है तो उसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन होगा और इसके खिलाफ जो विरोध है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसके क्या फायदे होंगे ये इन्होंने नहीं बताए थे। इसके साथ साथ कैसे जो जमीन है जो ओरिजिनल वक्फ पे कब्जा है उसको छुड़ाया जाएगा ये उन्होंने नहीं बताया था। तो लगातार जब भी चुनाव होता है तो वैसे इस तरीके से
बयानबाजी करते हैं, उनकी कोशिश होती है वोटों को पोलराइज करने की, वोटों को साधने की, लेकिन इस बार जो उन्होंने बातें कही हैं ये देखना होगा कि ये कितना कारगर होता है और बीजेपी विशेष रूप से इसके ऊपर क्या जवाब देती है। क्योंकि लगातार कल भी हमने देखा था जब जिसकी मीटिंग हो रही थी वक्फ को लेकर, उस वक्त भी जो विरोध है वो देखने को मिला था, हंगामा देखने को मिला था। ऐसे में बीजेपी और बाकी पक्षों का इसके ऊपर क्या रुख रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पर और बात करेंगे, लेकिन कुछ और जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। वक्फ कानून पर बौखलाहट सिर्फ रैलियों में नहीं दिखाई देती बल्कि जेपीसी की बैठकों में भी दिखती है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की कमेटी ना हुई मानो कुश्ती का अखाड़ा बन चुका हो। कल राजधानी दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें हालात इतने बिगड़ गए कि जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल को मार्शल तक बुलाने पड़ गए। ओवैसी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी समेत विपक्ष के 10 सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड करना पड़ा। इस हंगामे का जो वीडियो सामने आया उसमें आप नारेबाजी होते हुए देख पाएंगे। बैठक में शेम शेम के नारे गूंजने लगे। शायद देश जेपीसी की बैठक में इस तरह की तस्वीर पहली बार देख रहा होगा। जरा तस्वीरें देखिए। बड़ी बात यह कि वक्फ संशोधन बिल पर पिछले 6 महीने में जितनी भी बैठकें हुई उसमें शायद ही कोई ऐसी बैठक हो जिसमें हंगामा या तनाव भरा माहौल ना हो। फिर चाहे दिल्ली की बैठक हो, चाहे मुंबई की या फिर पटना की, चर्चा और मंथन की जगह कहा सुनी तकरीबन हर बैठक में हुई। ये तस्वीरें आप देखिए, ये 2 तस्वीरें कमोबेश इसी तरह के हालात हर बैठक में रहे। एक तरफ कल की तस्वीर है, दूसरी तरफ पिछले साल अक्टूबर की तस्वीर है जब कल्याण बनर्जी खुद तैश में आकर चोटिल हो गए थे। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने, और ये 2 तस्वीरें तो प्रतीकात्मक मानिए क्योंकि तकरीबन हर बैठक में कुछ ना कुछ हंगामा हुआ ही है। अपोजिशन बोलते रहता है, मैंने आज तक नहीं रोका, लेकिन जितनी भी मीटिंग हुई जेपीसी की, जब जब मैं बोलने के लिए माइक लिया तब तक अपोजिशन ने मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया, और आज भी जिस तरह से बदतमीजी की यही कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं। बीजेपी का एमपी तो सोच रहा है वो सब बहुत बड़ा हो गया, जो इमर्जी वो बोल देते हैं हम लोग को। अभी जो चल रहा है अंदर में वो तो इमरजेंसी चल रहा है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी प्रोसीडिंग चल रहा है। He is dancing the tune of somewhere else. He is dancing for the tune of somewhere else. जो उन्होंने सिर्फ इधर बैठा है, लेकिन किसी का एजेंडा फिलअप करने के लिए कर रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। राजधानी दिल्ली में रैली करने आए ओवैसी के निशाने पर सिर्फ वक्फ बिल ही नहीं था बल्कि वो केजरीवाल पर भी जमकर बरसे हैं। उन्होंने शाहीन बाग की रैली से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला किया। कई मामलों को लेकर उन्होंने प्रहार किया। ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल को कैसे घेरा, आपको दिखा दो। CAA का कानून भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था। मोदी के 300 एमपीज के सामने मैं और इम्तियाज जलील ने खड़े होकर कहा कि हम तुम्हारे इस काले कानून को नहीं मानते, हम उसको फाड़ते हैं। हम भी के नहीं मानते उस कानून को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, 18 महीने से वक्फ बोर्ड नहीं बनता। बताओ केजरीवाल के एमएलए, तुम्हारी पार्टी ने वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? तुम नहीं बनाए, मोदी ने अपने ओहदेदारों को बिठा दिया। आज जामा मस्जिद के हुदूद में एक मूर्ति को लगा दिया गया। ये केजरीवाल और उसकी सरकार जिम्मेदार है। वक्फ की प्रॉपर्टीज को दिल्ली में लूटा जा रहा है और ये बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। बगैर किसी के तुमने यहां पर शाहीन बाग को खड़ा किया। तुमने खड़ा किया शाहीन बाग को, कोई बाहर से नहीं आया था। तुमने पूरी भारत को एक राह दिखाई कि एहतजाज क्या होता है। मैं शाहीन बाग के उन माँ और बहनों को सलाम करता हूं कि तुमने बेबाकी से निकलकर भारत की हर महिला को कहा कि देखो हम निकलकर आज एहतजाज कर रहे हैं। मैं उन माँ और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा,
तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना इंशाअल्लाह ताला कि जो 5 साल से जेल में है, ना कोर्ट में कार्रवाई चलती है, ना मुकदमा खत्म होता है, ना विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, मगर प्रोसेस एक पनिशमेंट बना दिया गया। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है? ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना। तो असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली के दंगल में तकरीबन हर वो हथकंडा अपना लेना चाहते हैं जिससे मुस्लिम वोटों को पोलराइज कर पाएं और वोट उनकी झोली में जाए। हालांकि इससे पहले वो कई इलेक्शन में ऐसा कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में, इससे पहले तमाम दूसरे स्टेट्स में ये इस तरह के दाव आजमा चुके हैं। फायदा कुछ ज्यादा हुआ नहीं। हमारे साथ अभिषेक जुड़ा हुआ। अभिषेक, असदुद्दीन ओवैसी को सुने तो ऐसा लगता है मानो सिर्फ एकमात्र वही नेता ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो दागदार हैं या उनकी जो पॉलिटिक्स है वो ठीक नहीं। यहां वक्फ के बहाने अभी तक तो वो बीजेपी को लपेट रहे थे, तमाम दूसरी पार्टियों को लपेट रहे थे, अब ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल को भी वक्फ के बहाने लपेट लिया है। देखिए, ओवैसी जहां भी जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने भड़काऊ बयानबाजी से वहां की वोट को, विशेष रूप से एक समुदाय के वोट को वो टारगेट करें, पोलराइज करें और वहां पर जो मॉब है, जो भीड़ है, उसको वोट में तब्दील करें। लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में भी हमने देखा था, औरंगाबाद में देखा था, हर जगह पर जहां उन्होंने इस तरीके से तकरीर दी थी उसका कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला था। ये फंडा वो दिल्ली में अपनाना चाहते हैं। दिल्ली में चाहे मुस्तफाबाद हो, चाहे शाहीन बाग हो, वो बार बार शाहीन बाग का जिक्र करते हैं। शाहीन बाग में सीए एनआरसी के दौरान जो सड़क जाम किया गया था, जो भीड़ वहां पर जो ज्यादा संख्या में मौजूद थी, उस भीड़ का हवाला देकर कहते हैं कि 5 तारीख को उसी तरीके से जवाब देना है। लेकिन जैसे बाकी स्टेट्स में हुआ है, वोट परसेंट पे कितना असर होने वाला है ये तो 8 तारीख के चुनावी नतीजे के बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो लगातार, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, इसके ऊपर निशाना साधकर ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के मसीहा सिर्फ एक ही हैं, जो कि असदुद्दीन ओवैसी हैं, और बाकी सारे जो हैं वो सारे सिर्फ वोट के लिए राजनीति करते हैं। एक इलेक्शन में मुझे लगता है कि सार्थक साबित हुआ था और वो इलेक्शन था बिहार का पिछला विधानसभा इलेक्शन, जहां पर उनके कुछ प्रत्याशी जीत गए थे, वो भी सीमांचल के क्षेत्रों में। हालांकि वो भी बाद में टूटकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी में चले गए थे। बहरहाल शुक्रिया आपका अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।